हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 9 के गणित का पाठ 1 संख्या पद्धति के बारे में। संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1.1 को इस वीडियो में सॉल्व कराने वाले हैं। एनसीईआरटी के बुक का प्रश्नावली 1.1 के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले मैं बता दूं तो पाठ 1 संख्या पद्धति का इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। उसको अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। फिर आपके क्वेश्चन अगर करेंगे तो आप क्वेश्चन को स्वयं ही कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो पहला क्वेश्चन हमारा है क्या है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल 0, यानी कि q 0 के बराबर नहीं है। तो हमें बताना है कि शून्य शून्य क्या एक परिमेय संख्या है, यानी कि इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए, परिमेय संख्या को हम बताए थे कि परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम p/q के रूप में यानी अंश और हर के रूप में लिख सकें, और हर जो है यानी q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 0 के अलावा कुछ भी नंबर हो सकता है, लेकिन 0 के बराबर नहीं होगा तभी हमारा परिमेय संख्या होगा। तो क्या हम 0 को 0/1 लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। 0/2 लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 0 में अगर 1 का भाग देंगे तो तभी भी हमारा 0 मिलेगा। 0 में अगर 2 का भाग देंगे तभी भी 0 मिलेगा। तो 0/4 भी लिखेंगे तो उसका मतलब 0 ही होगा, ठीक है। तो इसलिए कह सकते हैं कि शून्य एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे इसका उत्तर जो होगा, या हल कह सकते हैं, लिखेंगे हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है? क्योंकि इसे p/q यानी p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p व q क्या है? पूर्णांक है, तथा q इज़ नॉट इक्वल 0 है। इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो आपके पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो ये लिखने का तरीका है कि आप किस तरीके से लिख सकते हैं कि शून्य एक परिमेय संख्या। तो हमने कहा हाँ शून्य एक परिमेय संख्या, क्योंकि इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अभी एग्जांपल भी बताएंगे। p और q क्या है? पूर्णांक होना चाहिए, और q इज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये 0 है ना, यहाँ पे 0 है। अब इस 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं, क्योंकि जब 0/1 करेंगे तो यह p/q के रूप में हो जाएगा, ठीक है। और जब p/q के रूप में हो जाएगा और q बराबर 0, ये 0 नहीं है, तो इसका मतलब कि ये एक परिमेय संख्या बन रहा है, ठीक है। एक परिमेय संख्या बना है, तो 0 को हम कह सकते हैं यह परिमेय संख्या है, ठीक है। और ये किसके बराबर है? 0 के बराबर। तो 0/1 भी 0 के बराबर है। फिर इस तरीके से और भी नंबर ले सकते हैं। 0/2 भी क्या है? 0 के बराबर है, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे हमें 0 ही मिलेगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, 0 में किसी भी संख्या से, चाहे कोई भी संख्या हो, भाग देने पर 0 ही मिलता है। तो 0/3 भी इसे लिख सकते हैं। और इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि नीचे जो हर है ये 0 नहीं है, और इसलिए ये अंश और हर के बट्टा में, अंश और हर के रूप में है, यानी p/q के रूप में है। तो इसे हम कह सकते हैं कि यह एक परिमेय संख्या, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। इस तरीके से एग्जाम्पल लिख करके और इस तरीके से इसको दर्शा सकते हैं, और ये हो गया आपका आंसर। अगला हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 6 परिमेय संख्या में बताना है किसके किसके बीच? 3 और 4 के बीच में। तो इस प्रश्न को कैसे हम हल करेंगे, ध्यान से देखिए। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, कितनी हमें परिमेय संख्या निकालनी है? 6 परिमेय संख्या निकालनी है। तो हम सबसे पहले सर्वप्रथम हम 6 में 1 जोड़ देंगे। जितनी परिमेय संख्या निकालनी होगी उसमें हम 1 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 7, ठीक है। ये हो गया 7। अब हम क्या करेंगे, इस 3 को हम 3/1 तो लिख ही सकते हैं। इस 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं। नीचे 1 लिखेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हम 1 इसलिए लिखे हैं, ये भी बता देते हैं कि 1 हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमें 6 परिमेय संख्या बतानी है। क्या बतानी है? परिमेय संख्या बतानी है। तो परिमेय संख्या बताने के लिए परिमेय संख्या के रूप में ही लेना पड़ेगा नंबर को। ये तो प्राकृतिक संख्या के रूप में है, चूँकि इसे हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बट्टा में 1 ले सकते हैं। लेकिन ये रूप किसका है? प्रकृति का। तो प्रकृति को हम सबसे पहले परिमेय के रूप में दिखाने का प्रयास किए। उसके बाद से यहाँ पे हमने क्या किया, 6 परिमेय संख्या निकालनी है, तो 6 + 1 जोड़ा हमने तो 7 हो गया। अब हमें ऊपर नीचे यानी कि इस संख्या में ऊपर नीचे अंश और हर में हम 7 से मल्टीप्लाई गुणा करा देंगे। तो ऊपर भी 7 से गुणा कराएंगे और नीचे भी 7 से गुणा कराएंगे। क्या आएगा हमारे पास? 7 × 3 = 21
और 7 एकम 7, तो 21/7 आ गया। इसी तरीके से 4 है हमारे पास, 3 और 4 के बीच तो निकालना है, तो 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं। अब इसमें भी ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 7 से गुणा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 7 आ गया है। 6 निकालना है तो 6 में 1 जोड़े हैं तो 7 आया है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। 7 चौका 28 हो जाएगा यहाँ पे, और नीचे हमारे पास 7 एकम 7 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 21 और 28 के बीच की हमें संख्याएं देखनी है, तो नीचे हर जो है बराबर है, तो 21 के बाद 22/7 आ जाएगा, फिर 23/7 आ जाएगा, फिर 24/7 आ जाएगा। इस तरीके से नंबर आते जाएंगे। तो ध्यान से देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास 21/7 है, और 21/7 के बाद से हमारे पास कौन सा नंबर आएगा, 22/7, फिर 23/7, फिर 24/7, फिर 25/7, 26/7, 27/7 और 28/7। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा 21/7 है, और ये हमारे पास 28/7 है। इसके बीच 7 है, सॉरी, इसके बीच जो आई हैं परिमेय संख्याएं वो कौन कौन हैं, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये कुल टोटल परिमेय संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 हैं, और हमें कितनी परिमेय संख्या निकालनी थी, 6 परिमेय संख्या निकालनी थी। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है, जहाँ तक हमने लाइन खींचा है ये आपके आंसर हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, 5 परिमेय संख्या। तो इसमें देखिए बट्टा के रूप में ऑलरेडी दिया हुआ है, यानी कि परिमेय संख्याओं के रूप में दिया है, और परिमेय संख्या हमें 5 परिमेय संख्या इसके बीच में बताना है। क्योंकि पहले हमने क्वेश्चन किया दूसरा नंबर क्वेश्चन, उसमें प्रकृत संख्या 3 और 4 के बीच निकालना था, लेकिन इसमें 3/5 और 4/5 ये ऑलरेडी 5 बट्टा में दिया हुआ है। तो इसको करने का तरीका ये है कि जब 3/5 को आप ऊपर लिख लेंगे और 4/5 को नीचे लिख लेंगे, और इस तरीके से इसमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि लगभग आपको ये समझना है कि लगभग 5 संख्याएं उसके बीच में आ जाए। तो हम इसमें भी ऊपर 10 से गुणा, ठीक है, इसमें भी नीचे 10 से गुणा, फिर इसमें भी ऊपर 10 से गुणा, इसमें भी नीचे 10 से गुणा, क्या मिल जाएगा, 3 का गुणा 10 में कराएंगे तो 30 हो जाएगा बट्टे में, 5 का गुणा 10 में कराएंगे तो 50 हो जाएगा। इसी तरीके से 4 का गुणा 10 में कराएंगे तो 40 हो जाएगा, और 5 का गुणा 10 में कराएंगे तो 50 हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं कि 30/50 है और 40/50 है। अब इनके बीच, यानी इनके बीच कितनी संख्याएं आ जाएंगी, 30 और 40 के बीच में कितना नंबर है, 10 नंबर है। तो 10 परिमेय संख्याएं निकल के आ जाएंगी। 10 परिमेय संख्याएं जब निकल के आ रही हैं, यानी देखिए 10 नहीं निकलेंगी, 30/50 है, और हमारे पास इसके आगे आएगा 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। इस तरीके से हमारे पास संख्याएं आएंगी। उसके बाद आ जाएगा हमारा 40/50। तो आप देख पा रहे हैं कि इनके बीच में, यानी 30/50 के बीच में और 40/50 के बीच में 1 2 3 4 5 संख्याएं आ रही हैं, जो 31/50 है, 32/50 है, 33/50 है, 34/50 और 35/50 हैं। ये 5 परिमेय संख्या इसके आंसर हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस प्रश्न को करना है, और ये 5 जो है परिमेय संख्याएं इसकी आंसर हो जाएंगी, जो 3/5 और 4/5 के बीच में आएंगी, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर को दीजिए। तो यहाँ पे हमारा जो पहला प्रश्न है, प्रत्येक प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पहला प्रश्न है, इसमें प्रत्येक प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ध्यान से समझिए, जो प्रकृत संख्या होती है हमारी क्या होती है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा। प्रकृत संख्या, प्रकृत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 से शुरू होती हैं, 2 3 4 ऐसे डॉट 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 करके बहुत सारे नंबर्स आते जाते हैं। 1 से शुरू होकर के डॉट 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 बहुत सारे नंबर जो होते हैं, वो सभी नंबर प्रकृत संख्याओं के बीच में आती हैं। और पूर्ण संख्या की बात करें तो पूर्ण संख्या में कौन कौन से नंबर आते हैं, 0 1 2 3 4। इसमें प्रकृत संख्याओं के साथ साथ 0 भी होती है, और ये हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो हमें पूछा जा रहा है कि प्रत्येक प्रकृत संख्या, यानी प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं प्राकृत संख्या 1 2 3 4 ऐसे करके सारे नंबर, और पूर्ण संख्या में भी 1 2 3 4 ऐसे करके सारे नंबर हैं। तो सारी जो प्राकृत संख्याएं होंगी वो क्या हो जाएंगी, पूर्ण संख्या हो जाएंगी, क्योंकि सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं में भी आती हैं, ठीक है।
तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो कथन है हमारा सत्य है। क्या है? सत्य है। अब इसका कारण क्या लिखेंगे? कारण के साथ हमें उत्तर देना है, तो सत्य है हमने तो लिख दिया, इसके बाद मैं कारण बोल दे रहा हूँ, आपको ये लिख लेना है। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्योंकि, आपको लिखना है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्योंकि पूर्ण संख्याओं की संग्रह में सारी प्राकृत संख्याएं आ जाती हैं। ठीक है, इस तरीके से इसको लिखना है। अब दूसरा देखिए, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये प्रश्न हमसे पूछा गया है। तो पूर्णांक का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिए। पूर्णांक का मतलब है अगर एक संख्या रेखा लेते हैं और इधर हमारे 1 2 3 4 ये हमारे पास धनात्मक संख्याएं हैं, बीच में 0 है, तो ये क्या हो जाएंगी, 0 1 2 3 4 5, ये हमारे पास पूर्ण संख्या बन रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इधर माइनस वाली भी संख्याएं अगर आ जाएं, माइनस वाली भी संख्याएं इन्फिनाइट तक आ जाएं, तो ये सभी संख्याएं माइनस वाली भी और प्लस वाली भी और 0 भी, ये सभी पूर्णांक कहलाती हैं। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या। पूर्ण तो अभी हमने बताया कि जो 0 1 2 3 4 होता है, तो ये यहाँ तक की संख्या है तो पूर्ण संख्या है। लेकिन पूरा पूर्णांक क्या पूर्ण संख्या होता है? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पूर्णांक में तो ऋणात्मक वाली संख्याएं भी आ रही हैं, -1 -2 -3 -4 ऐसे करके, तो ऋणात्मक संख्या है तो पूर्ण संख्या हो नहीं सकती। तो लिखेंगे यह कथन जो है असत्य है। ठीक है, यह कथन क्या है? असत्य है। अब देखिए असत्य है, अब इसका रीजन क्या लिखना है, देखिए अब लिखना है इसको, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या, अब इसके आगे लिखना नहीं होती है। ठीक है, लिखना कैसे है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं जो कि पूर्ण संख्या नहीं होती। ठीक है, इस तरीके से इसका लिखना है। और उसके बाद लिखना है एग्जाम्पल के लिए -2 -3 या -4, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरा जो हमारा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या क्या होती है भाई, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पे एक कंडीशन और होना चाहिए, Q = 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या क्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या होती है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए परिमेय संख्या को हम 1/2 भी कह सकते हैं, यानी कि ये भी P/Q के रूप में है और Q ≠ 0 है, लेकिन इसका मान होता है 0.5। 0.5, अब 0.5 कोई पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या तो केवल 0 1 2 3 इस तरीके की संख्याएं आती हैं। 0.0 वाली संख्याएं तो पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो हम लिखेंगे कि परिमेय संख्याओं में तो 1/2 भी आ जाता है, लेकिन ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 पूर्ण संख्याएं होती है, इसलिए ये क्या होगा, असत्य होगा। ठीक है, ये हमारे पास असत्य है। अब देखिए हम इसका रीजन बताएंगे। असत्य, आपको लिखना है इसका आंसर, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है क्योंकि P/Q के रूप में परिमेय संख्याओं को लिखा जा सकता है, और परिमेय संख्याओं में 1/2 जो होता है 0.5 होता है, और जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, या फिर ये लिख सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं 1/2। एग्जामिनर समझ जाएगा। ठीक है, टीचर आपका समझ जाएगा कि यहाँ पे क्या दर्शाया गया है। तो आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और अच्छे से समझ में आए होंगे। किसी भी तरीके की कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।